नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि ये सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है। इतिहास हम लोग पढ़े, प्राचीन इतिहास पढ़े, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, 2 वीडियो हम लोग देखे। अब राज्य व्यवस्था शुरू की गई है। इसके बाद दोस्तों भूगोल या फिर साइंस, ऐसे ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। डेली 50-50 क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करोगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। और मैं आपको कोशिश भी किया करता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की, तो जिससे आपको उससे रिलेटेड आसपास के भी पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करना है। इसके लिए आपको लाइक करना है वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको उसको लाइक करना है, जिससे अगली वीडियो जब अपलोड हो तो सजेशन में आपके आ जाए। दूसरा काम ये करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। बेल आइकन अगर नहीं प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। और तीसरा वीडियो पाने का तरीका ये है कि आप लोग दोस्तों डेली 11 AM पर मॉर्निंग में तैयार रहा कीजिए। आपको वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन भेज देता हूं, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। कुछ लोग कहते रहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया या हमारे पास अभी तक पहुँचा नहीं, तो इन सभी तरीक़ों से आप लोगों तक वीडियो पहुँच सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्विज मोड में होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना होगा, और आप अगर आंसर करोगे ही उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में रिलेटेड जानकारियाँ भी बताऊँगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर। बिना देर करते हुए दोस्तों वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर कौन सा अधिनियम आधारित था? तो दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इसी के तहत तो दोस्तों भारत में जो केंद्र है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका जो है, इसी के तहत स्थापित की गई थी। द्विसदनात्मक यानी कि 2 हाउस जो होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। ठीक है, अपर हाउस बोले तो हमारा है राज्यसभा, लोअर हाउस क्या है, लोकसभा है। ठीक है, तो ये संसद के 2 अंग हैं, द्विसदनात्मक अंग है। हमारे भारत में जो संविधान है, जो संसद है, वो 2 सदनात्मक है। ठीक है, 2 सदन है संसद के। क्लियर? चलिए, तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर बेस्ड था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो था ये पहले कलकत्ता में था। और कब इसने स्थापित की? राजधानी भी कलकत्ता में थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब की थी? तो फटाफट आंसर करते रहिए, कब की गई थी? तो दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। ठीक है, किसके टाइम पर हुई? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग। इनके शासनकाल में, या कहीं इनके कार्यकाल के दौरान हुई। ठीक है, 1774 में। देखिए, इसको 74 कर लीजिए, 1774 में। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में था। कलकत्ता में दोस्तों राजधानी भी हुआ करती थी भारत की, लेकिन 1911 को कलकत्ता से हटा करके दिल्ली बनाई गई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया सबसे पहले 1935 में? किसने किया था? तो दोस्तों M.N. राय ने। किसने? M.N. राय जी ने 1935 में ही संविधान सभा का सुझाव दिया था। हालांकि संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में चलकर हुआ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना करके दिया हूँ। अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ कि एक अधिवेशन हुआ था 1936 में, फैजपुर अधिवेशन। तो उसमें संविधान सभा के बारे में चर्चा हुई कि संविधान सभा एक बैठाई जाए, फिर हम लोग का अपना संविधान हो, हम लोग सब लोग बैठकर चर्चा करें, उसमें संविधान एक ऐसी पुस्तक बनाई जाए जो फिर जिसमें नियम कानून सब बताए गए रहे हों। ठीक है, जिनका सब लोग पालन करें, क्योंकि अभी तक क्या था, ब्रिटिश लोग जो नियम बनाए हुए थे उसको ही लोग फॉलो कर रहे थे। तो 1936 में जो अधिवेशन हुआ तो उसमें इनकी भी जो राय थी उसको ली गई। तो M.N. राय जी ने अपना राय दिया था 1935 में ही। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा की जब बैठक हुई, पहली बैठक हुई, पहले करके बनाई गई। चलिए अगला, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष, देखिए इसके अध्यक्ष दोस्तों H.C. मुखर्जी जी। कौन? H.C. मुखर्जी जी। समझिए इस बात को,
जब संविधान सभा बनाई गई तो उस टाइम पर बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतना बड़ा देश है और हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रख करके बनाना है संविधान कि धर्मनिरपेक्ष हो, क्योंकि बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारी जातियाँ थी, तरह तरह की बोलियाँ, तरह तरह के लोग रहते थे। ठीक है, तो फिर ऐसे में ऐसा बनाना था, तो उसके लिए तो जिम्मेदारी भी बहुत थी कि ऐसा संविधान बनाना है कि ये सबको कवर करे, सबको समान रूप से न्याय दे। तो इसको क्या किया गया, सबको जिम्मेदारी दी गई, कुछ लोगों को। ठीक है, कुछ समितियाँ बनाई गई, समिति मतलब कमेटी बनाई गई। अब कमेटी में जैसे 4 से 5 सदस्यों को एक कमेटी दे दिया गया, उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई कि आप ये काम संभालो। दूसरे कमेटी को दूसरी जिम्मेदारी दी गई, आप ये काम संभालो। एक कमेटी बना दी गई, उसमें दे दिया गया संघीय व्यवस्था संभालो आप। दूसरा बना दिया प्रांतीय व्यवस्था आप संभालो। ऐसे ऐसे करके, ठीक है, प्रारूप समिति आप संभालो। ऐसे ऐसे करके कई समितियाँ बनाई गई। ठीक है, तो इसमें पूछा है यहाँ पर अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। अब वो समितियां थी 4-5 लोगों की, 6 लोगों की जो समितियां हुआ करती थी, उसमें एक को अध्यक्ष बना दिया जाता था और वही अध्यक्ष एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति या मसौदा समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। प्रारूप यानी कि मॉडल कैसा हो, हमारा संविधान जो हो इसका मॉडल कैसा हो, मसौदा कैसे तैयार करना है, इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर दी गई BR अम्बेडकर जी को। इसके बाद संघीय समिति का जो बनाया गया उसका अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके बाद प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो ये सभी समितियां थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है संचालन समिति। संचालन समिति यानी इन समितियों का जो संचालन किया जाना है, कैसे ऑपरेट किया जाना, इन समितियों का समिति जो बनाया जा रहा है समझिए, उसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि अभी वो अध्यक्ष थे ही। ठीक है, अध्यक्ष थे पूरे संविधान सभा के, तो उनको ही सबसे मेन जिम्मेदारी दी जानी थी। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, सब अपनी अपनी समिति की रिपोर्ट लाकर पेश करते, तो उनकी रिपोर्ट को मॉनिटर करने के लिए ये थे। चलिए अगला, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया गया है और होता वही है, लेकिन कुछ बच्चे ड्राफ्टिंग देख करके घबरा जाते हैं। ये है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति या समझिए मसौदा समिति। तो इसके अध्यक्ष, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो अगर ड्राफ्टिंग कमेटी अगर दिख जाए तब भी आप वही समझेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगला देखते हैं, भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखने में कितना टाइम लगा था? तो आप सबको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों में नहीं, 2 वर्ष से ज़्यादा लगा था। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्षों की कमी। हाँ ये सही है, बी ऑप्शन सही है। 3 वर्षों में नहीं, पूरी तरीके से 3 वर्ष भी नहीं हुए थे। 3 वर्षों से अधिक नहीं, तो बी ऑप्शन आप लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट। अगला, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा डॉट में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब अपनाया गया? तो दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसी वजह से हम लोग इसे संविधान दिवस भी कहते हैं, संविधान निर्माता दिवस भी कहते हैं। ठीक है, संविधान निर्माण दिवस भी कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया, फिर आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। ये तीनों दोस्तों कारक हैं, ये डिपेंड करते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देते हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति जो है ये कोई निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा एक वीडियो अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो इसका वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ होगा, आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ 149 में दोस्तों वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ है इंडियन पॉलिटी का। तो जिनको डिटेल में चाहिए होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप डिटेल में आप समझना चाहते हो कि एक एक सीरियल वाइज एक साथ आपको सारी वीडियो की सीरीज मिल जाए, सारे के सारे नोट्स मिल जाएं, सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 149 में अभी ये वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हो MCT ऐप पर जा करके। तो उसमें मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक आपको समझाया हुआ है। तो उसी में मैं बता रहा हूँ, अगली वीडियो आने वाली है कि संविधान में विदेशी स्रोत क्या क्या है, यानी कि किन देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई है। जैसे संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, रूस की संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का ये सब लिया गया है, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों को लिया गया है।
आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। ऐसे ऐसे ही जो भी टॉपिक हैं, इमरजेंसी जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इन सबको आपको याद कराया जाएगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग कोर्स अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? देखिए, भारतीय संविधान जो है दोस्तों, ये 1,20,000 शब्दों से मिलकर बना है। कितने से? 1,20,000 शब्दों से। और आप सबको पता होना चाहिए भारत में कितने, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं दोस्तों, लेकिन काउंटिंग अगर की जाएगी तो टोटल हो जाते हैं 25, क्योंकि उसमें क ख वगैरह भी हैं। ठीक है, वो सब लेकर 25 हो जाता है, लेकिन नंबर की दृष्टि से 22 है। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 395 हैं, लेकिन अगर वही फिर से ABCD सब कुछ जोड़ोगे तो 470 प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रमांक की दृष्टि से 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ हैं? अनुसूचियाँ हैं दोस्तों भारत में वर्तमान में 12। ठीक है, पहले शुरुआत में 8 थी, बाद में बढ़कर 12 हो गई। क्लियर? बिल्कुल। तो ये सारी बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? बहुत ईजी है, समानता से संबंधित है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार, बताइए कमेंट करके। अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? भारत रत्न और पद्मश्री कब शुरू किया गया, या पद्म पुरस्कार? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 18 के तहत शुरू किए गए। अनुच्छेद 18 के तहत। आप सबको पता है भारत में दोस्तों 4 नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। एक होता है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण, चौथा होता है पद्मश्री। ठीक है, ये सभी नागरिक सम्मान है। भारत रत्न जिसको दिया जाता है उसको कोई पैसा, कोई रुपया नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार राशि कितनी होती है? 0। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अगला, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? देखिए, जबरदस्ती मानव क्रय विक्रय, ठीक है, मानव क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध। फटाफट कमेंट कीजिए। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही है। अब आपको बताना इसमें कौन सा होगा। मौलिक अधिकार तो आपको पता ही है ना, 12 से 35। ठीक है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। अब इसमें आपको बताना है शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा वाले में है? तो ये 23वें में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार? तो देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है, ये अल्पसंख्यकों के भी हितों की संरक्षण की बात करता है। ठीक है, ठीक, शैक्षिक अधिकार सबको होना चाहिए। ठीक है, संस्कृति का भी अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, भाग 3 में ये मौलिक अधिकारों में ही है। चलिए अगला देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो किसके तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसमें दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार के ही तो अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32। मैंने बताया आपको 12 से 35 तक क्या है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। देखिए शुरू से शुरू करते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक है पहला भाग। ठीक है, पहले भाग में है। दूसरे भाग में क्या है? 5 से 11, इसमें क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, यानी पार्ट 3 में क्या है? 12 से 35 में, 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। इसके बाद क्या है? इसके बाद नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 हो गया। भाग 4 का क जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को जब जोड़ा गया था तब तो 10 थे, अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अगला, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए संविधान में किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है? मौलिक अधिकारों को लागू कराने की किसको जिम्मेदारी दी गई है? आप लोग अपना माइंड यूज करो और सोचो किसको दी जा सकती है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? क्या वो पुलिस के पास जाएगा? नहीं। क्या वो किसी सांसद के पास जाएगा? क्या वो किसी राष्ट्रपति के पास जाएगा? क्या वो संसद में जाएगा, विधानमंडल में जाएगा? नहीं।
वो कहाँ जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा। और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट का ये उत्तरदायित्व बनता है कि किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको न्याय दिलाया जाए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए अभी मैंने आपको बताया कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान में है, लेकिन जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, रसिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक पॉइंट और 51 का में है, ये इसको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है, 51 का में है। 51 का बाद में जोड़ा गया, ये भाग 4 के का में जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 4 का में जोड़ा गया है। ठीक है, 4 के का में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 के का में है। अगला, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A संविधान में डॉट के द्वारा शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, अभी तो मैंने बताया आपको, 42वें संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई सभी क्वेश्चन है आप बहुत ही आसानी से तेजी से सॉल्व करते जाओगे। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? किसकी संस्तुति के आधार पर? देखिए अब बताइए किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्वर्ण सिंह की कमेटी पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, बलवंत राय मेहता की समिति पर क्या जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता, फटाफट कमेंट कीजिए जिसको पता हो। पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए अगला देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? जब सम्मिलित किए गए थे तब तो थे 10, बाद में एक और बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन लगाना। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे और 11 लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। जब जोड़ा गया तब 10 था। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब बताइए इसमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपका क्या मौलिक कर्तव्य बनता है? आप इसको ऑप्शंस को पढ़ करके बताइए। पूछता जाऊंगा, आप लोग आंसर करना अपने हिसाब से। ठीक है, लोक चुनाव में वोट डालना, क्या पब्लिक इलेक्शन में वोट डालना आपका मौलिक कर्तव्य है? अभी और ऑप्शन देखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, साइंटिफिक एटीट्यूड को विकसित करना क्या एक मौलिक कर्तव्य है? क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, क्या पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य बनता है? बिल्कुल बनता है। संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना, क्या ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है? बिल्कुल बनता है। तो देखिए 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सही होगा कि लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ईजी है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। इस पर फ्री में वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, यूट्यूब पर जाइए देख लीजिए। राष्ट्रपति मिश्रा जी टेक्निकल या राष्ट्रपति एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में तो पूरा का पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। चलिए बताइए कमेंट करके। 5 वर्ष कार्यकाल होता है, 5 लाख रुपए इनको सैलरी मिलती है। ये इनको नियुक्ति इनकी किसके द्वारा की जाती है? एक चुनाव होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है इनको हटाने के लिए। ठीक है, महाभियोग लगाया जाएगा 2/3 बहुमत से, तभी हटेंगे। दूसरा चीज़, इनको 123 का के तहत अध्यादेश लाने का भी अधिकार है। ठीक है, ये संसद का भी एक अंग होता है, राष्ट्रपति जो होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बताया गया है, सीरियल वाइज बताया गया है। सर्च कीजिएगा, देखिएगा जरूर वीडियो। अगला, भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के डाट के अनुसार या कहें अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। देखिए अनुच्छेद किसके तहत? अभी मैंने आपको बताया 123 आर्टिकल 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने का, ऑर्डिनेंस लाने का एक अधिकार होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखिए जब संसद की सत्र बैठती है, सत्र होता है 3 बार जब बैठता है, अब उनके बीच बीच में गैप होता है 6-6 महीनों का। ठीक है, संसद की जब सत्रें बैठा करती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब भारत में कोई कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि ये कानून लाना ही लाना चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में राष्ट्रपति को एक खास अधिकार दिया गया है कि ऐसे केस अगर आए तो आप अध्यादेश ला दीजिए, आपके अध्यादेश के अकॉर्डिंग वो कानून ला दिया जाएगा, यानी वो नया कानून बना दिया जाएगा। बाद में आगे चल करके जब संसद की बैठक होगी तो उसको उस अध्यादेश पर चर्चा होगी, फिर बाद में उसे वहाँ पर पास करा लिया जाएगा। तो ये पावर जो है ये खास तौर से राष्ट्रपति को दी गई है।
अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है या मनोनीत किया जा सकता है? दोस्तों 12 सदस्यों को, ये तो आपको पता ही होगा। ये 12 सदस्य कौन होंगे? जो किसी विशेष के खेल, कला, साहित्य, इन सब चीज़ों में कोई विशेष अनुभव रखते हों, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकता है, ठीक है, मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अगला, अच्छा कुल कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में? ये तो पता ही होगा, कितने होते हैं? 245 हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम। अगला, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किसी एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही ये शक्ति होती है। अगला, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको सौंपता है, किसको दे सकता है? तो दोस्तों ये अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। इसको शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से पढ़िए। चलिए, पहला है, भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों महाभियोग लाया जा सकता है और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। चाहे लोकसभा में संसद लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी वो लाया जा सकता है बिल, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव जो है ये सदन की कुल सदस्यता की 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाता है, ये भी सही है। अगर 2/3 सदस्य बहुमत दे देते हैं, इसके बाद दोनों ही सदन में हो जाता है ऐसा, तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये सही नहीं है। अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तब उस पर महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, यही गलत ऑप्शन है। अगला, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है? आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में किसने भाग लिया है और जेल भी गए हुए हैं? कौन से हैं वो पर्सन जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने? वीवी गिरी, डॉक्टर वीवी गिरी जी। ये आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिए थे, जेल भी गए थे, आगे चल करके राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से में राष्ट्रपति थे? देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, बीच में जो लिस्ट है इनके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होना चाहिए। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए, नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के कौन से में राष्ट्रपति थे? तो ये थे छठे। कौन थे? छठे राष्ट्रपति थे। 7वें कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जी। अगला, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? निर्विरोध, देखिए वही निर्वाचित हुए हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी। ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। अगला, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कौन से में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? देखिए, इनको कौन से में राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? 14वें राष्ट्रपति के रूप में। 13वें उपराष्ट्रपति बने एम वेंकैया नायडू। 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी। 15वें प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आर्टिकल 66 के अनुसार अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा का ये बाय डिफ़ॉल्ट सभापति होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, मैं अगर आपसे पूछूं उपराष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है उपराष्ट्रपति के रूप में, कितना आप बताओगे? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख या जीरो? मैं कहूँगा जीरो। उपराष्ट्रपति को दोस्तों उपराष्ट्रपति के रूप में सैलरी मिलती ही नहीं है, इसको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है सैलरी। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा उसको इतनी सैलरी दी जाएगी। ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा, और इसको राज्यसभा के सभापति का सैलरी दिया जाएगा और राज्यसभा के सभापति के रूप में ये सैलरी पाएगा। अगला, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यानी उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो ये अधिकार किसके पास है? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब राज्यसभा के सभापति के रूप में दोस्तों ये सैलरी उठा रहा है तो राज्यसभा को ही अधिकार है कि इसको उपराष्ट्रपति को हटाया जा सके समय से पहले, ठीक है। तो राज्यसभा, ठीक
ठीक है, यहाँ पर करेक्ट होगा, राज्यसभा के द्वारा इसे हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। अगला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, जो कि अनुच्छेद 72 में है, इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्षमादान कहा जाता है। क्षमादान। आप देखते होंगे कि जिनको फांसी की सज़ा रहती है वो राष्ट्रपति से दया याचिका दायर करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो फांसी की सज़ा कम करके उम्र कैद कभी कभी की जाती है। राष्ट्रपति को ये सभी अधिकार हैं, किसी की सज़ा को कम कर सकता है, ठीक है, दोषियों को माफ़ भी कर सकता है। ओके, फांसी की सज़ा माफ़ करके मृत्युदंड को वो आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। ये सभी पावर राष्ट्रपति को है। अगला, अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष या कहें राज्यसभा के सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी, क्योंकि यही हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही होगा स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। अगला, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों को काम करने की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार जो है वो जवाबदेही हो और मजबूत किया जा सके? देखिए, इसके लिए दोस्तों 1993 में 1993 में एक अस्थायी समितियों की स्थापना करने की घोषणा की गई, जिससे जो विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय हैं उनका काम क्या है, वो कितना काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं कि खा रहे हैं, लूट रहे हैं, इसके लिए जांच करने के लिए कमेटियां बनाई जानी शुरू हुई। ठीक है, चलिए, तो 1993 में ये हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? अच्छा क्वेश्चन है ये। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों 131 सीटें। 131 सीटें जो है ये लोकसभा में 2008 के बाद से 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। पिछले 6 माह का दोस्तों संपूर्ण कवरेज करने के लिए ये ई बुक लॉन्च कर दी गई है। बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत थी, बहुत लोग इस पर कमेंट कर रहे थे, ये ई बुक के लिए इंतज़ार कर रहे थे। पूरा अपडेटेड ई बुक है, जनवरी से जून 2021 तक का है। करंट अफेयर डिटेल चैप्टर वाइज चैप्टर है, ठीक है। हर एक चैप्टर को आप एक एक चैप्टर के अनुसार डिटेल्स के साथ पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक एक दिन का टारगेट बना करके आप पूरा का पूरा 6 महीने का तैयार कर सकते हैं। अभी ये 59 रुपये में है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा देता हूँ प्री लॉन्च ऑफर के तहत खास छूट, तो दोस्तों आपको MZT 10 यूज़ करना है। MZT ऐप पर जाकर के अगर आप इसकी परचेज़ करते हैं, MZT 10 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग इसका ज़रूर यूज़ करें, इस ऑफ़र का भी फ़ायदा उठाएं। प्री लॉन्च ऑफर है, जल्दी ये खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों लोकतांत्रिक देश है, और इसकी पहली लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कब की गई थी? तो दोस्तों 13 मई 1952 को पहली बार लोकसभा हुआ, ठीक है, 13 मई 1952 को। चलिए, लोकसभा की बैठक हुई। अगला, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा के सदस्य द्वारा कोई निजी विधेयक अगर लाना हो, कोई प्राइवेट बिल लाना हो, पेश करने की सूचना देना हो, तो सूचना की अवधि कितनी होती है? तो ये सूचना की अवधि दोस्तों 1 महीने तक ही होती है, 1 माह के भीतर, ठीक है। चलिए, अगला, लोकसभा के बारे में डिटेल वीडियो आएगी तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें बता ही दिया जाएगा कि ये निम्न और आम सदन है, बहुत ही ये प्रचलित सदन भी जाना जाता है, ठीक है, और संसद का अंग है। अनुच्छेद 81 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है, और इसके जैसे कि ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुन करके आते हैं, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, सीधे आम जनता द्वारा नहीं चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अभी वर्तमान में 543 कर दी गई है, पहले 545 हुआ करती थी, लेकिन 2 जो एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया है। क्यों हटा? किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को कहा अब तुम जाओ, ठीक है। एंग्लो इंडियन वही आंग्ल भारतीय हैं, ऐसे अंग्रेज जो भारत में रह रहे थे, तो इनके लिए 2 सीटें आरक्षित थी, वो अब हटा दिया गया है, तो अब 543 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? देखिए, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध, यानी मंत्रिमंडल जो है उसके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो फिर कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है? अविश्वास प्रस्ताव आप अक्सर सुनते होंगे कि राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। ये क्या है? यानी कि इनका अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब ये जो करंट टाइम पर जो सरकार चल रही है
उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और उसको हम गिरा सकते हैं, अभी हमारे पास बहुमत है। ठीक है, तो अगर ऐसे केसेस में क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर ये लागू हो जाता है, यानी अविश्वास एक प्रकार से मत मिल जाता है, तो प्रधानमंत्री को और मंत्रिमंडल को त्यागना पड़ता है अपना पद। ठीक है, सरकार गिराई भी जा सकती है। ओके, तो इसके लिए कितने संसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए दोस्तों कम से कम 50 संसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हालांकि एक चीज़ और ध्यान देना है। अच्छा, मुख्य विपक्ष किसे कहा जाता है? मुख्य विपक्ष उसे कहा जाता है जो दोस्तों 10% की सीट हो, कम से कम जो सदन में 10% की सीट, वही होगा मुख्य विपक्ष जिसकी होगी। अब देखिए, भारत में अभी कोई मुख्य विपक्ष है ही नहीं, अगर ध्यान से देखा जाए तो। टोटल 543 सीटें होती हैं, 10% इसका कितना होगा? 54.3, या हम लोग कितना कह सकते हैं इसको? 55 कह सकते हैं। अब आधा तो होगा नहीं, 55 कह सकते हैं। 55 सीटें भी नहीं है कांग्रेस की। जब 55 सीटें कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस ही बड़ा पार्टी है पोजीशन में, लेकिन वो भी मुख्य विपक्ष कहलाने लायक नहीं है अभी। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? टाई मतलब जब बराबर हो जाए। तो लोकसभा में जब कभी कभी मतदान होता है किसी चीज़ के लिए, किसी भी मुद्दे के लिए, ठीक है, तो उसमें जब टाई हो जाता है, यानी कि मत बराबर हो जाते हैं दोनों के सदस्यों के, तो फिर ऐसी स्थिति में वोट कौन डालेगा? तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होता है दोस्तों, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो मत डाल सकता है, वोटिंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है, क्योंकि वो भी लोकसभा का सदस्य रहता है और वो भी शपथ लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ठीक है, उसी के बाद वो नियुक्त किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा के सदस्य जब पहली बार निर्वाचित होकर जाते हैं तो कौन शपथ दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। कौन? प्रोटेम स्पीकर उसको दिलाता है शपथ पहली बार। वो एक दिन के लिए उसका कार्यकाल होता है। एक दिन कहें चाहे और अच्छे से कहना हो तो यही कह दें कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं जो नए निर्वाचित होकर के आए हैं, उनको शपथ दिला दो, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। बस शपथ दिलाने तक का ही उनका कार्यकाल होता है, जो कि एक ही दिन में हो जाता है। अगला, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? अधिकतम स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? अब यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे? आज मैं देखूंगा क्या लगाते हो आप। इसमें बहुत लोग अभी 552 लगाएंगे, बहुत लोग लगाएंगे 552, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये गलत है। अब गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया 543 + 2 होता था पहले, तब होता था 545। ठीक है, इसमें 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, लेकिन दोनों एंग्लो इंडियन को तो अब हटा दिया गया ना। तो जब 545 हुआ करता था तब अधिकतम सीटें संख्या 552 हो सकती थी, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी अब 550 हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों सीटें तो हटा दी गई हैं। क्लियर बिल्कुल, समझ में आ रहा है ना चीज़? तो यहाँ पर आप 550 लगाएंगे। ठीक है, 550 लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ और राज्यसभा की कितनी? 250। ठीक है, वैसे अभी अगर सीट देखा जाए तो 552 सीट वहाँ रखी हुई है। अगला, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इनकी संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कितने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं? कितने हैं? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र वही हुआ ना कि जितने लोग लोकसभा में जितने सदस्य नियुक्त होकर के आते, चुन करके आते हों। ठीक है, जितने सदस्य संसद बन करके आते हैं वही तो निर्वाचन क्षेत्र हुआ, सभी को हुआ। तो कितने आते हैं जी? 543 ही तो आया करते थे। ये 2 जो एंग्लो इंडियन थे इनको तो नियुक्त किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, लेकिन ये तो अब सीट हटा दी गई। ये तो वैसे भी मनोनीत होकर के आते थे, कभी चुनाव तो लड़ते नहीं थे। चुनाव तो 543 लड़ते थे, तो इन्हीं का तो निर्वाचन क्षेत्र रहता होगा। तो यही है ऑप्शन आपका करेक्ट, 543 जो होगा यही करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? बहुत ईजी है, 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में देखिए दोस्तों, ये 6 वर्ष होते हैं, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है वो चेंज होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरे करते हैं और इतना ही कि नहीं नियुक्ति हो जाती है। अभी इसको देखेंगे आप, 1/3 है, फिर से 6ठे वर्ष ये 1/3 यही फिर से हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका 2 वर्ष जोड़ेंगे तो 6 वर्ष यहाँ पूरा हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा वाली वीडियो में ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के बताया हुआ हूँ, आप लोग ज़रूर देखना वीडियो। कैसे इनका चुनाव होता है, कौन कौन वोटिंग करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का, और कौन कौन वोटिंग कर सकते हैं लोकसभा का। लोकसभा तो आप लोग भी कर सकते हो 18 से अगर एवं हो तो। अगला, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर। अच्छा, वर्तमान कौन है? वर्तमान ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी। ठीक है, तो पहले कौन थे?
पहले तो दोस्तों GV मावलंकर, कौन? GV मावलंकर, ये लोकसभा के पहले स्पीकर यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुए। ठीक है, कब से कब तक? ये 1952 से, जब पहली बार बैठक हुई थी, पहली बार बैठक कब हुई थी? मई 1952 में हुई थी। तो मई 1952 से लेकर के दोस्तों ये 1956 तक रहे। ओके, अगला, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? सबसे ज़्यादा लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, सबसे ज़्यादा लोकसभा के स्पीकर के रूप में कार्यकाल किसका रहा है? तो किसका रहा है? डॉक्टर बलराम झाखड़ जी का, डॉक्टर बलराम झाखड़ जी का। ये 1980 से लेकर के 1989 तक रहे। ठीक है, और 9 साल हुआ। ठीक है, अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, इनसे पहले सुमित्रा महाजन जी थी। अगला, शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? शून्यकाल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीरो आवर, जीरो आवर किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब संसद की जब बैठक होती है, लेकिन बैठक हुई, बीच में थोड़ा गैप दिया गया, छुट्टी हुआ, या फिर ये कोई बात पर चल रहा है, मुद्दा चल ही रहा है, जो पुराना मुद्दा चल रहा है, मान लीजिए कोई बिल लाया गया है, उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन अब उसी बीच में ऐसा हुआ कि कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ गई, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ गई, उसको चर्चा उठाना जरूरी है, तो उसके लिए शून्य आवर होता है, जीरो आवर होता है। तो शून्य काल में उसको दोपहर के टाइम पर उसको उठाया जाता है मुद्दा, और उस पर बात हो जाती है। ठीक है, और जल्दी से उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें होता है, सुबह और दोपहर के मध्य में होता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन सही होगा। अगला क्या है? अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए, हाँ ये भी सही है। तो B और C दोनों सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? सांसद निधि कितनी है? देखिए, संसद निधि जो है दोस्तों ये 25 करोड़ है। कितनी? 25 करोड़ हो गई है। हालांकि अभी ये कोरोना वाला आप नहीं लेंगे, कोरोना के टाइम पर सांसद निधि वगैरह रोक दी गई थी, इसको मैंने करंट अफेयर में बताया था आपको। लेकिन ये संसद निधि अभी वर्तमान में होती कितनी है? 25 करोड़ रुपए होती है। 25 करोड़, ये 5-5 करोड़ प्रतिवर्ष होते हैं, 5 करोड़ प्रतिवर्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में कौन दिख रहा है? ऑप्शन में अभी नहीं दिख रहा। चलिए 25 करोड़ कर लीजिएगा, पहले 5 करोड़ हुआ करते थे। ठीक है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा, पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, बाद में इसे 25 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 25 करोड़ की सांसद निधि होती है। सांसद निधि क्या है? अरे वही जो सांसदों को दिया जाता है कि इतना रुपए आपको मिल रहे हैं, 5 सालों में आप इतने का काम करवाओ। ठीक है, हालांकि कोई करवाता नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति क्या है? इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में ये दिया गया है कि राज्यसभा जो है वह सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती है? देखिए, इसमें राज्यसभा की किसी विशेष शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। इस कौन सी विशेष शक्ति के बारे में? कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकती है। तो इसको दोस्तों अनुच्छेद 249 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत अगर बहुत ज़रूरी हो, कोई ऐसे संकल्प लाना हो, कोई ऐसा चीज़ कानून बनाना हो जो ज़रूरी हो, तो वो राज्यसभा में ही 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर समर्थन मिल जाता है तो फिर वो बना सकता है कानून। ठीक है, तो राज्यसभा जो है ये भी, क्योंकि उच्च सदन होता है तो इसके पास भी पावर होती है। क्लियर बिल्कुल। चलिए, तो ये तो थे 50 क्वेश्चन राज्यसभा की। एक और पार्ट में लाने की सोच रहा हूँ, तो पार्ट 2 की भी वीडियो आएगी, और वो वीडियो आपको मिल जाए इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप डिटेल्स के साथ चैप्टर बाय चैप्टर, सीरियल वाइज और हर एक कंटेंट एक ही जगह पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और सिर्फ 149 में ही तो है, आप इतने में ले सकते हैं वीडियो कोर्स। इसमें आपको पूरा डिटेल वीडियोस दी जाएंगी हर एक टॉपिक पर, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर। इसके साथ ही सभी वीडियो का डिटेल नोट्स दिया जाएगा, आप रिविजन भी कभी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी राज्य व्यवस्था में पारंगत हो जाओगे। वीडियो कैसी लगी है आप लोग हमें कमेंट करके बता दो। पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। हिंदी का वीडियो कोर्स भी आप चेक कर सकते हो, हिंदी का वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा SSC GD का भी वीडियो कोर्स अवेलेबल है। जिन बच्चों को जो वीडियो कोर्स चाहिए आप जा करके MZT ऐप पर ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट हो आपका, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। क्लियर बिल्कुल। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों, पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।